वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक वर्च्यू एथिक्स और जाना था अरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ गोल्डन मीन। हमने देखा वर्च्यू एथिक्स में जो बात हो रही है वो इंटरनल मोटिवेशन की हो रही है, वो करेक्टर की हो रही है, वो पर्सनालिटी की हो रही है, वो डे टू डे प्रैक्टिस की हो रही है। मीन्स ये एक्शन से पहले की बात है। एक्शन जो कर रहा है उसकी बात है, ना कि एक्शन की बात है। एक्शन की जो बात थी वो थी डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी में। हमने एक्शन पर बहुत फोकस किया, लेकिन एक्शन से पहले या जो एक्शन को करने वाला है, अब हम उसके करेक्टर पर जाएंगे, उसका थॉट प्रोसेस देखेंगे कि वो जो सोचता है क्या वो ही बोलता है और क्या ही वो ही करता है। इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया वर्च्यू एक पॉइंट पर है, वर्च्यू एक बैलेंसिंग पॉइंट है। वर्च्यू मींस बैलेंसिंग बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। तो ये कुछ मिडिल पाथ वाली बात है। एक्सट्रीम पर तो बड़े आसानी से जाया जा सकता है, लेकिन उस मिडिल पॉइंट पर पहुंचना, उस बैलेंसिंग पॉइंट पर पहुंचना बड़ा डिफिकल्ट है। इसीलिए वर्च्यू इथिक्स में बात है प्रैक्टिस की, वर्च्यू इथिक्स में बात है करेक्टर की, डे टू डे करेक्टर की, डे टू डे प्रैक्टिस की। और क्या बात है? वर्च्यू एथिक्स में बात है इंटरनल मोटिवेशन की। ये एक्सटर्नली इम्पोज्ड नहीं है, जैसा कि है डियोंटोलॉजी में। डियोंटोलॉजी में जो ड्यूटी पता लग रही हैं वो कहीं ना कहीं आपका इंस्टीट्यूशन आपको बता रहा है, सोसाइटी आपको बता रही है। जबकि वर्च्यू एथिक्स में जो बात है वो आपके इंटरनल मोटिवेशन की है, आपकी कंसाइंस की है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें टेलियोलॉजी की, वो भी पर्सनालिटी से अलग है, वो भी एक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। मीन्स एक्शन कैसा हुआ, उसका कैसा रिजल्ट है। मीन्स ये कोई पर्सनालिटी की बात नहीं थी डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी में, जबकि वर्च्यू एथिक्स में पर्सनालिटी की ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं वर्च्यू एथिक्स और कंटिन्यू करेंगे कल की सीरीज को, अरिस्टोटेलियन वर्च्यूज। तो अरिस्टोटल किसकी बात कर रहे हैं? गोल्डन मीन की। तो दो एक्सिस जो हैं उसकी हम बात नहीं करेंगे, इनको तो बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। वर्च्यू लेना, वर्चुअस बनना, ये बड़ा डिफिकल्ट है। ये बैलेंसिंग पॉइंट है, इसीलिए डिफिकल्ट है। तो एथिकल एक्सीलेंस मींस एथिकल बैलेंस। तो जैसे तराजू को बैलेंस करना सीखना होता है, वैसे ही वर्च्यूज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना सीखना होता है डे टू डे बेसिस पर। एम फॉर द मीन, अवॉइड द एक्सट्रीम। हमें इस पर एम करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इनको अवॉइड करना पड़ेगा। ये बात थी अरिस्टोटल के गोल्डन मीन के कंसेप्ट की। अरिस्टोटल, व्हाट इज द गुड ऑफ अ मैन? अगर ये क्वेश्चन करें तो उसका मीनिंग है व्हाट इज गुड अबाउट यू। अरिस्टोटल नहीं पूछते आपसे आपके पैसे के बारे में, अरिस्टोटल नहीं पूछ रहे आपसे आपकी एजुकेशन के बारे में, स्किल्स के बारे में। वो पूछ रहे हैं आपकी गुडनेस। तो आप गुडनेस कैसे बताएंगे? कुछ वर्च्यूज ही आपकी गुडनेस को डिफाइन करती हैं। तो जो गोल्डन मीन से वर्च्यूज मिलेंगी वो ही आपकी गुडनेस के बारे में बताएं। हुआ क्या? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, द वर्ड गुड इज रिप्लेस्ड बाय द सक्सेस। तो जैसे ही टेलियोलॉजिस्ट का बोलबाला हुआ, लोग रिजल्ट्स पर बहुत फोकस करने लगे। अगर वॉर स्टार्ट हुआ तो जीता कौन, ये क्वेश्चन आया। किसी ने नहीं ये नहीं पूछा कि मरा कौन, कितने लोग मारे गए और क्यों मारे गए, किसके वो डिसीजंस थे, वो कौन डिक्टेटर था, वो कौन जनरल था जिसने ये युद्ध स्टार्ट किया। उसकी पर्सनालिटी पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो ऑनवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लोग फोकस करने लगे थे रिजल्ट्स पर। लोगों को लगने लगा था रिजल्ट्स अगर दिखेंगे तो शायद अच्छा होगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद लोगों ने लाशों को देखा, लोगों ने लाशों को गिना और ह्यूमन लाइफ के बारे में वो समझे कि क्या है इंपॉर्टेंस ह्यूमन लाइफ की और क्या है इंपॉर्टेंस पर्सनालिटी की। क्योंकि एक या दो पर्सन की वजह से पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने सफर किया था। इसलिए फिर से बात होने लगी 2300 साल बाद वर्च्यूज की, पर्सनालिटी की। जबकि अरिस्टोटल कब बात कर रहे थे? ये बीसी के एज में, और हमने स्टार्ट किया था 1945 एडी ऑनवर्ड्स। मतलब इतने दिनों बाद फिर से बात होने लगी थी वर्च्यूज की। हम अब फिर सक्सेस से हट गए थे और बात कर रहे थे गुडनेस पर। बहुत हुआ सक्सेस, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराकर शायद वर्ल्ड वॉर टू जीत लिया गया हो यूएसए के द्वारा। तो उसको क्या गुडनेस कहेंगे? ऐसी सक्सेस से क्या करना जिसमें बहुत सारे लोग मार दिए जाएं, निर्दोष लोग मार दिए जाएं। दैट इज द फोकस वाज शिफ्टेड ऑन सक्सेस ऑफ अ मैन, नॉट द गुडनेस। तो ये सक्सेस सक्सेस चिल्लाने लगे लोग और गुडनेस पर फोकस नहीं किया। आल्दो इंपेरियलिज्म, रेसिज्म, वार क्राइम्स वर सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस एट द टाइम। तो उस समय यही सक्सेस के पैरामीटर्स थे और ऐसे एक्ट आप करते थे, आप एथिकल कह दिए जाते थे एज पर द टेलियोलॉजिस्ट।
After experiencing the so-called success after World War II, we are again focusing on goodness of a man. तो हमें फिर से ऐसे डिक्टेटर नहीं चाहिए, हमें ऐसे जनरल नहीं चाहिए, तो हमें किस पर फोकस करना है? पर्सनालिटी पर, वर्च्यूज पर। तो व्हाट इज वर्च्यू? फिर से एक क्वेश्चन, व्हाट इज वर्च्यू? तो वर्च्यू इज मोरल एक्सीलेंस। यहां पर हमने क्या देखा? मोरल बैलेंस। तो हमें डे टू डे बेसिस पर वो एक पॉइंट अचीव करना है, हमें एक्सट्रीम्स पर नहीं जाना, डे टू डे बेसिस पर हमें बैलेंस करके अपनी लाइफ जीनी है, ये है वर्च्यू। Latin word virtue means excellence. Excellence means balance. Virtue is a trait of character. तो ये character का trait है, means inner personality में है, displayed in habitual actions और habits. ये action की बात है, ये अकेली थ्योरी की बात नहीं है। Virtue means actions. देखिए, value हमेशा idea होता है और virtue हमेशा action होती है। ये ध्यान रखिए, आप क्या वैल्यू करते हैं वो आपके आइडिया में भी हो सकता है, लेकिन वर्च्यू हमेशा हैबिट्स और कैरेक्टर से रिफ्लेक्ट कराई जाती है। तो ये एक्शन की बात है, ये डिफरेंस है वैल्यू और वर्च्यू में। इन 1755 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोट वर्च्यू इज डिफाइंड एज मोरल गुडनेस एंड अ पर्टिकुलर मोरल एक्सीलेंस। ये भी एथिकल एक्सीलेंस वाली बात है, मींस एथिकल बैलेंस वाली बात है, गोल्डन मीन वाली बात है, जो अरिस्टोटल कह रहे थे 2300 साल पहले, फिर रिट्रेट किया गया 1755 में वही सिमिलर बात। एम्फेसिस ऑफ वर्च्यू एथिक्स इज ऑन द फॉलोइंग। किस पर एम्फेसिस करती है वर्च्यू एथिक्स? प्लेसेस प्राइमरी एम्फेसिस अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल क्वालिटीज। देखिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? इंटरनल। यहां पर कौन सा वर्ड नहीं दिया गया? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की तो बात एक्शन में होती है, और एक्शन की जो एथिक्स है वो हमने किस में देख ली? डियोंटोलॉजी और टेलियोलॉजी में। डियोंटोलॉजी में मीन्स के बारे में देखा और टेलियोलॉजी में एंड्स के बारे में देखा। तो एक्शन पर तो बहुत बात हो गई, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बहुत बात हो गई, अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब चर्चा करेंगे इंटरनल क्वालिटीज पर, जो अंदर है इंसान के, क्योंकि इसी की वजह से ये एक्सटर्नल एक्शन लिए जाते हैं। तो हम रूट कॉज को ही सही कर लें तो ये बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, वी ऑल हैव सम गुड क्वालिटी। तो हमें उन गुड क्वालिटी को बैलेंस करके चलना, उन पर फोकस करना, उन्हें डे टू डे बेसिस पर प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल, वी आर ऑनेस्ट। अगर हम ऑनेस्ट हैं तो स्टो करिए ना, डे टू डे बेसिस पर प्रैक्टिस करिए ना। आप करेंगे, आप मोरल लीडरशिप क्लेम करेंगे और लोग आपको देख के वर्च्यू एथिक्स की बात करेंगे, वो भी अपने में वर्च्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। एम के गांधी, हेट द सिन नॉट द सिनर। तो यहां पर क्वालिटी की बात है, इंटरनल क्वालिटी। तो ये क्वालिटी है, ये जो वाइस है इसको हेट करिए, लेकिन ये जो मैन है इसको हेट करने से क्या फायदा? अर्लीस्ट वर्च्यूज और कार्डिनल फंडामेंटल वर्च्यूज एज डिफाइंड बाय अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल किन वर्च्यूज की बात कर रहे हैं उसकी बात करेंगे हम लोग। अरिस्टोटल बात करते हैं इंटीग्रिटी की, और वो इंटीग्रिटी को सम बताते हैं किसका? मींस इंटीग्रिटी में देखा जाता है प्रूडेंस को, टेम्परेंस को, करेज को और जस्टिस को। करेज कहिए या फोर्टिट्यूड, एक ही बात है। मींस इंटीग्रिटी एक सम है बहुत सारी वर्च्यूज का, तभी उसको कहा गया होलनेस। अगर इसमें एक भी गायब है तो आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं है। इसमें अगर एक भी चीज को आप डे टू डे बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप लोगों को नहीं शो कर रहे, तो भी आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी नहीं है। तो प्रूडेंस मींस केयरफुल एंड सेंसिबल, हिंदी में कहते हैं बुद्धिमत्ता, उसको विजडम से भी एसोसिएट किया जाता है। टेम्परेंस मींस एब्सटेनिंग फ्रॉम एक्सेस। तो ये जो बात थी, एक्सेस में नहीं जाना, तो ये जो बात है वो टेम्परेंस की है, अवॉइड एक्सेस। हिंदी में कहें आत्मनियंत्रण। फोर्टिट्यूड मीन्स करेज, धैर्य, सहन शक्ति। जब आप प्रूडेंस और टेम्परेंस दिखाएंगे तो लोग आपको मॉक भी कर सकते हैं, आप अकेले पढ़ सकते हैं, अलग थलग पढ़ सकते हैं, लेकिन फोर्टिट्यूड दिखाना पड़ेगा। और फिर जस्टिस की बात है, इनइक्वलिटी समाज में बिल्कुल भी ना हो, जो भी फैक्टर्स हैं इनइक्वलिटी वाले उनको खत्म करना चाहिए, ये आपके एक्शन में दिखे। और जब ये आप चीजें डे टू डे बेसिस पर करते हैं तभी आपको कहा जाता है मैन ऑफ इंटीग्रिटी। दैट ओनली थ्रू ए लाइफ ऑफ ए वर्च्यू दैट पर्सन कैन बिकम फुल्ली ह्यूमन कंप्लीट पर्सन। तो अरिस्टोटल कहते हैं फुल्ली ह्यूमन वही है जिसमें ये वर्च्यूज दिखें। अगर एक भी गायब है उसको ह्यूमन क्या कहा जाए? उससे तो अच्छा जानवर बढ़िया। इन अदर वर्ड्स, ओनली बाय प्रैक्टिसिंग वर्च्यू और ओनली बाय कल्टिवेटिंग कैरेक्टर क्वालिटी यू कैन बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की बात है, वो आप तभी बनेंगे जब ऐसी वर्च्यू को प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी रोट ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। अब देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गांधी जी, वो भी डे टू डे बेसिस पर कर रहे हैं, और डे टू डे
बेसिस पर अपने आप को बेटर बनाने के प्रयास कर रहे हैं गांधी जी। तो इसलिए गांधी जी को कहा जाता है मैन ऑफ इंटीग्रिटी, क्योंकि उनमें ये सभी वैल्यूज दिख रही थी। डे टू डे बेसिस पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे प्रूडेंस, टेम्परेंस, करेज, जस्टिस। गांधी जी इनइक्वालिटी को खत्म करना चाह रहे थे, वो फेयरनेस की बात कर रहे थे। गांधी जी नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, तो वायलेंस जैसे एक्सेस से बचने की बात कर रहे थे। गांधी जी सत्य की बात कर रहे थे, ट्रुथ की बात कर रहे थे। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन, कैन वर्च्यूज बी कंपेल्ड? आपके ऊपर कोई थोप दी जाए, आपके फादर आपसे कहें आपको वर्चुअस होना है, क्या आप वर्चुअस बन जाएंगे? आपके टीचर आपसे कहें नहीं वर्चुअस होना है, क्या आप वर्चुअस बन जाएंगे? नहीं, आपको तो शो करना पड़ेगा, अंदर से आनी चाहिए बात, बाहर से आप ये नहीं कर सकते। नो बडी कैन फोर्स यू टू बिकम अ गुड पर्सन और वर्चुअस पर्सन। इसलिए वॉलेंट्री ऑब्जर्वेंस चाहिए। वर्च्यू इज ए ट्रेट ऑफ करेक्टर, करेक्टर में है, अंदर की बात है। डिस्प्लेड इन हैबिचुअल एक्शन, बाहर तो बस जब मन होगा तभी आप दिखाएंगे। तो डिस्प्ले होता तो है लेकिन हैबिट के साथ। तो पहले करेक्टर पर बात करिए, फिर हैबिट में आएगा, या हैबिट के बाद करेक्टर में आएगा। वर्च्यूज आर गुड क्वालिटीज दैट कैन बी डिस्प्लेड इन हैबिट्स। तो वर्च्यू ही हैबिट्स में दिखती हैं। वर्च्यूज आर वॉलेंटरीली ऑब्जर्व, तो यहां पर फोर्स्ड नहीं है। फोर्स्ड कहां था? इथिक्स में फोर्स की बात कहां आ रही है? टेलियोलॉजी में। फोर्स मतलब अंत भला तो सब भला। डियोंटोलॉजी में ड्यूटी अगर डिपार्टमेंट ने दे दी तो वही सही है, अपना दिमाग नहीं लगा सकते। यू विल स्पीक ट्रूथ ऑफ योर ओन फ्री विल। तो अगर सत्य बोलने की बात है, जब आपका मन करेगा तभी आप सत्य बोलेंगे, नहीं तो झूठ बोलने के तो 100 बहाने। वर्च्यू कैन नॉट बी कंपेल्ड, बता दिया। द गुड कैरेक्टर ऑफ द वर्चुअस मैन और women must be achieved voluntarily. Nobody can make you good person and it is only by your choice. तो गुड बनना ये तो चॉइस की बात है, कंपल्सन की बात नहीं है। कोई कंपेल नहीं कर सकता आपको सही बनने में। टू लिव ए लाइफ ऑफ वर्च्यू यू हैव टू बिकम कंसिस्टेंट, डेली प्रैक्टिस की बात है। इवन व्हेन इट इज नॉट कन्वीनियंट, जब आप इंटीग्रिटी शो करेंगे, डे टू डे बेसिस पर वर्च्यू को प्रैक्टिस करेंगे, समाज आपसे अलग थलग पड़ जाएगा। जो बेईमान लोग हैं वो आपकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, आप शायद सोसाइटी में अकेले पड़ जाएं। तो इतना इनकन्वीनियंट होता है आपके लिए, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। कंफर्टेबल तो नहीं होगा, इजी भी नहीं होगा। और सोक्रेटिस क्या कहते थे? अनएग्जामिन्ड लाइफ जीने लायक नहीं होती। तो एग्जामिनेशन अगर चाहिए लाइफ में तो फिर डे टू डे बेसिस पर प्रैक्टिस चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसको आप सोक्रेटिस से भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये आपको बताया गया, यहाँ पर आपको कोशिश किया गया कि इथिक्स जब भी लाइफ में आएगी तो जो कंफर्ट चाह रहे हैं आप वो किनारे हो जाएगी। और जिंदगी तो चैलेंजेस का ही नाम है, जिंदगी कंफर्ट का नाम नहीं है, ये भी आपको इथिक्स ही बताती है। तो वैल्यू और वर्च्यू में क्या डिफरेंस है देखते हैं। वैल्यूज बताते हैं कि हमें क्या महत्वपूर्ण लगता है, मीन्स अपने आइडिया में क्या इंपॉर्टेंट है, जबकि वर्च्यूज दिखाते हैं कि हम वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं। तो ये एक्शन में है, ये आइडिया में है। महत्वपूर्ण लगता है, ये आइडिया की बात है। मैंने देखिए हिंदी में क्यों इसको लिख दिया, आपको बड़े इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो वैल्यू है आइडिया की बात, उसको हैबिट में ले जाइए, वो करेक्टर में दिख जाएगी, फिर वो वर्च्यू कही जाती है। तो ये चारों चीजें इंटर रिलेटेड हैं एक सीरीज में। टाइमलाइन पे लगा लीजिए या सीरीज में लगा लीजिए। वैल्यू हिंदी है मूल। जैसे आपको क्या अच्छा लग सकता है, आपके विचार में क्या हो सकता है? ईमानदारी अच्छी चीज है, ईमानदारी तो सबको बढ़िया लगती है। वर्च्यू क्या हो सकती है इसी के केस में? परीक्षा में नकल का मौका मिलने पर भी नकल ना करना। जैसे अगर आप वैल्यू करते हैं ईमानदारी को, लेकिन एग्जाम देने गए और 2 मिनट दोस्त ने थोड़ी चीटिंग करा दी और आपने कर ली, तो आपके दिमाग में तो वैल्यू थी लेकिन वर्च्यू में नहीं दिखी। तो इसलिए वर्च्यू में एक्शन में चाहिए वो चीज। यहाँ ईमानदारी आपका मूल्य है, जबकि नकल ना करना आपका सद्गुण व्यवहार है। तो ये वर्च्यू माने सद्गुण, वैल्यू माने प्रकृति की रक्षा महत्वपूर्ण है। आप दिमाग में सोच रहे हैं यार एनवायरमेंट को सेव करना है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे सोचते हैं, लेकिन एक्शन में क्या है, गए प्लास्टिक जहां नहीं यूज करनी चाहिए वहां भी कर रहे हैं। तो वर्च्यू क्या है, आपको करना क्या चाहिए? पानी बचाना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात, तो ये आइडिया में है और ये करने में है। तो वर्च्यू एथिक्स इस पर फोकस करती है। इसमें क्या ही रखा है, इसमें अकेला क्या रखा है? हैबिट में ले जाइए, करेक्टर में ले जाइए, फिर वर्च्यू होगी, तब लोग आपकी बात करेंगे, कितने बढ़िया आदमी है ऐसे बोलेंगे। वैल्यूज इट इज अबाउट नोइंग and practicing the good trait. However, virtue is about practicing continuously.
वैल्यूज में कभी कभी प्रैक्टिस की बात आ जाती है, लेकिन कभी कभार 1 या 2 दिन प्रैक्टिस कर ली, जो आपका आइडिया था उसको आप वैल्यू कहेंगे। लेकिन वर्च्यू तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का नाम है। मतलब वर्च्यू ही डिफिकल्ट टास्क है। द वैल्यूज सो दैट दीज वैल्यू बिकम्स अवर हैबिट्स। क्यों कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है? क्योंकि हैबिट में ले जानी है। तो आपकी हैबिट में जो भी चीजें हैं वो कोई बाहर से नहीं थोप रहा है, आप खुद से चाह रहे हैं, तभी आपके हैबिट और करेक्टर में कोई चीज आएगी। इसलिए ये वॉलंटरी एक्शन है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इफ वैल्यूज आर प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली देन दे बिकम हैबिट्स और वर्च्यू। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ड है कंटिन्यूअसली, तो वैल्यू को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है, तब आप वर्च्यू कहिए या कहिए हैबिट की तरफ जाएंगे, तब आपका करेक्टर बिल्ड होगा। तो यहाँ पर वैल्यू को अगर 1-2 दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको वर्च्यू मत कह दीजिए, वो वैल्यू ही रहेगी, वो आइडिया ही मानिए। राइट एक्शन एंड कंटेक्स्ट इन वर्च्यू एथिक्स, एंड एक्शन इज कंसिडर्ड मोरली राइट इफ इट इज व्हाट अ वर्चुअस पर्सन वुड डू इन द सेम सिचुएशन। तो आप कोई एथिकल डायलेमा में हैं, तो आप उसको अगर वर्च्यू एथिक्स से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? आप वहां पर रखिए एक वर्च्यू एथिक्स वाला पर्सन, वो वहां पर क्या करता? मीन्स जैसे गांधी जी अगर वहां होते तो वो क्या करते? तो ये पर्सन फोकस्ड बहुत होती है। मीन्स एक इंडिविजुअल क्या वहां सोचेगा, इस पर बहुत डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन क्या देगा, वो कैसे एक बैलेंस बना के चलेगा एक्सट्रीम्स में। ये बात आती है वर्च्यू एथिक्स के थ्रू सॉल्यूशन बताने में। दिस अप्रोच इज हाईली कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। तो कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, रिलाइज ऑन प्रैक्टिकल विजडम रादर देन एब्सोल्यूट रूल्स। एब्सोल्यूट रूल्स की बात कहाँ थी? डियोंटोलॉजी में थी और टेलियोलॉजी में थी। यहाँ पर प्रैक्टिकल विजडम की बात है। क्यों? गांधी जी की विजडम कुछ अलग है। मान लीजिए वहां अरिस्टोटल रख दिया आपने, उनका विजडम अलग है। सोक्रेटिस के रिस्पेक्ट में देखा, उनका विजडम अलग है। इसीलिए कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, मीनिंग सोसाइटी बदल जाएगी, सॉल्यूशन बदल जाएगा। तो गांधी जी यूएस सोसाइटी में अलग तरीके से एक्ट करेंगे और यूके की सोसाइटी में अलग तरीके से एक्ट करेंगे। तो ये सोसाइटी स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये पर्टिकुलरिस्टिक है। पर्टिकुलरिस्टिक। तो जब वहां पर आप एब्सोल्यूट वर्ड देखते हैं, डियोंटोलॉजी एज वेल एज टेलियोलॉजी, तो तुरंत समझ जाइए वर्च्यू एथिक्स है पर्टिकुलरिस्टिक। वो एब्सोल्यूट कैसे है ये भी मैं यहीं बता देता हूँ। ड्यूटी एथिक्स में किसकी बात है? कैटेगोरिकल इंपरेटिव। तो ये तो एब्सोल्यूटिज्म की बात है। ऐसे ही टेलियोलॉजी में किसकी बात है? कंसीक्वेंसेस की बात है। तो कंसीक्वेंसेस देख लीजिए और सब कुछ पता लग जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। द एथिक्स ऑफ लाइंग, झूठ बोलना सही है या गलत है? डियोंटोलॉजी, कांत क्या कहेंगे? लाइंग इज एन एब्सोल्यूट नो बिकॉज इट वायलेट्स द यूनिवर्सल रूल। अगर आपके साथ कोई झूठ बोले तो कैसा लगेगा? भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप जब दूसरे के सामने झूठ बोलेंगे तो एथिकल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यूनिवर्सल रूल के रिस्पेक्ट में ये गलत हो गया। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहेगी? लाइंग इज जस्टिफाइड, वो कहेंगे ये एथिकल है इफ इट लीड्स टू ग्रेटर गुड। और ग्रेटर गुड को ये क्या करें? डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बस आधा अधूरा बताया और छोड़ दिया। वर्च्यू एथिक्स क्या है? ए वर्च्यू एथिसिस्ट कंसीडर द कंटेक्स्ट। पहले तो वो देखेगा सोसाइटी कौन सी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, मीन्स थोड़ा प्रैक्टिकल विजडम लगाएगा। फॉर इंस्टांस दे माइट चूज टू लाई, वो लाई बोल सकता है इफ इट इज द ओनली वे टू सेव अ पर्सन लाइफ। अगर झूठ, अकेला झूठ बोलना ही है और उससे ही जान बच रही है तो फिर बचा लेगा। अगर जान बचने के और भी तरीके हैं तो उनको भी फोकस करेगा और फिर एक बैलेंस निकालेगा कि ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन देख के वर्च्यू एथिक्स काम करती है। एज द वैल्यू ऑफ लाइफ में आउटवे द रूल ऑफ ऑनेस्टी। तो यहां पर क्या है? लाइफ आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, जबकि ऑनेस्टी आपने उस समय कम वैल्यूएबल मानी। तो ये देखिए कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है। अब जान ना बचानी हो तो आपके लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर लाइफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि जान बचानी ही नहीं है इन दैट स्पेसिफिक मूवमेंट। तो ये स्पेसिफिक बात है, ये पर्टिकुलर बात है, प्रैक्टिकल विजडम वाली बात है। केस स्टडी, द अनेस्ट लायर। लायर है और ऑनेस्ट है, कैसे हो सकता है भाई साहब? देखते हैं सिनेरियो। इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर द टेलिंग द ट्रुथ विल रिजल्ट इन समवन्स डेथ, सही बोलने पे मौत हो जा रही है, बट लाइंग विल सेव देम, हाउ टू डिसाइड? तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? वर्च्यू एथिक्स देखते हैं। यू मस्ट अप्लाई प्रैक्टिकल विजडम। तो प्रैक्टिकल विजडम को प्रूडेंस भी कहा जाता है। अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा क्या होता है प्रूडेंस, क्या होता है प्रैक्टिकल विजडम, इसका इफेक्ट क्या है, इससे हमें क्या देखने को मिलेगा। ऐसे हम सभी वर्च्यूज को पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। तो प्रैक्टिकल विजडम लगाएगा
to determine which virtue, that is compassion or honesty, takes precedence in that specific context. तो देखिए यहां पर कंपैरिजन की बात है, कंपैरिजन हो जाता है, कोई एब्सोल्यूट ऐसा नहीं है कंपैरिजन हमेशा आगे रहेगा और ऑनेस्टी हमेशा पीछे रहेगी, नहीं, केस टू केस बेसिस पर, कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट पर ये डिपेंड करेगा कौन ऊपर कौन नीचे। तो ये प्रैक्टिकल विजडम वाली बात है। देखिए प्रूडेंस को आप ऐसे समझिए, अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आपके अंदर प्रूडेंस कम है, लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से पहले ही सीख जाते हैं तो फिर आप ए मैन ऑफ प्रूडेंस हैं, समझे ना? सीखना लेकिन दूसरों की गलती से, मीन्स खुद गलती ना करना, ये है प्रूडेंस। कैन अ वर्चुअस पर्सन बी अनहैप्पी? तो हैप्पीनेस और वर्च्यू साथ में हो सकती है। मैंने यहां पर पहले बताया था क्या, ये कंफर्टेबल लाइफ नहीं रह सकती, कन्वीनियंट लाइफ नहीं रह सकती, इजी लाइफ नहीं रह सकती, मतलब हमेशा सुख की बातें नहीं होंगी वर्च्यू एथिक्स में, क्योंकि आपको एक पॉइंट पर टिकना है, बैलेंस करना है, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। तो लाइफ में ये सब तो नहीं होगा, तो हैप्पीनेस शायद मिले या ना मिले, जैसे यस बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो अनहैप्पी हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मिसफॉर्च्यून, बीमार पड़ जाएगा वो, इलनेस, बट अरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट अ पर्सन विदाउट वर्च्यू, लेकिन अरिस्टोटल तो ये कहते हैं पर्सन विदाउट वर्च्यू कैन नेवर ट्रूली बी हैप्पी। ये तो कभी कभार चलिए दुखी होगा, लेकिन अगर वर्च्यू गायब है वो व्यक्ति तो कभी भी हैप्पी रह ही नहीं सकता। वो झूठ बोल रहा होगा वो हैप्पी हैप्पी है, अगर वर्च्यू नहीं है तो कोई भी हैप्पी नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ और सक्सेस। कितना भी डिग्री ले ले, कोई भी नौकरी कर ले, कितना भी धन संपदा कमा ले, वर्च्यू गायब है, डे टू डे बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, तो फिर बेकार व्यक्ति है, वो हैप्पी हो ही नहीं सकता। जबकि वर्चुअस पर्सन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही अनहैप्पी होता है, वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से कभी अनहैप्पी नहीं होता। तो यहां पर फैक्टर्स की बात थी, कैसे, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो वर्चुअस पर्सन इसकी वजह से अनहैप्पी हो सकता है, इसकी वजह से कभी नहीं। जबकि इसकी वजह से जो अनहैप्पी होते हैं वो जिंदगी भर अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर की आत्मा मार दी होती है। करेक्टर वर्सेस वेल्थ, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, व्हाइल करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मीनिंग क्या है, आपने करेक्टर अगर खो दिया तो समझिए जिंदगी खो दी। एवरीथिंग मीन्स लाइफ, लाइफ से बड़ा क्या, लाइफ से प्रीशियस क्या, तो करेक्टर ही लाइफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मीन्स इंटीग्रिटी ही लाइफ है, डे टू डे बेसिस पर प्रैक्टिस करना ऑनेस्टी ही लाइफ है, कंपैशन को प्रैक्टिस करना ही लाइफ है। इनको हटा देना जिंदगी से सब कुछ खो देना है। वेल्थ लाइफ नहीं है, हेल्थ लाइफ का एक पार्ट हो सकती है, बहुत छोटा, लेकिन करेक्टर पूरी लाइफ है। वर्च्यू इज द ओनली पाथवे टू ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्लरिशिंग। तो हमेशा हैप्पी रहने के लिए वर्च्यू चाहिए। वर्च्यू एथिक्स गेन्ड पॉपुलैरिटी बिकॉज इट ऑफर्स अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। तो ह्यूमन को सेंटर पे रखता है, उसकी विल की बात करता है, उसके विजडम की बात करता है, टू मोरालिटी दैट फोकस ऑन द करेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल। तो करेक्टर का क्यों, देखिए विजडम किसके पास होगा, जो डे टू डे बेसिस पर वर्च्यू को प्रैक्टिस कर रहा होगा, मींस वो मैन ऑफ करेक्टर होगा, रादर देन जस्ट देयर एक्शन और द कंसिक्वेंसेस ऑफ दोज एक्शंस। तो यहाँ पर ह्यूमन की बात है, किसकी बात नहीं है, एक्शंस की बात नहीं है। एक्शंस की बात कहाँ हो रही थी, डियोंटोलॉजी में हो रही थी और टेलियोलॉजी में हो रही थी। द प्राइमरी रीजन फॉर पॉपुलैरिटी, तो इसकी पॉपुलैरिटी क्यों हुई, जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 में लोगों की लाशें लोगों ने देखी, परेशान हो गए, फिर उन्होंने सोचा ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ लोग जो वर्चुअस नहीं थे वो डिसीजन लेने लगे। तो उन्होंने डिसीजन कैसे लिए, उन्होंने डिसीजन लिए, जान की कीमत को कम आंका और बम की कीमत को ज्यादा बताया, जीत को वैल्यूएबल बताया और ह्यूमन लाइफ को इनसिग्निफिकेंट बता दिया, लेस वैल्यूएबल बता दिया। तो ये सब हुआ इसलिए लोग फिर पर्सनालिटी की बात करने लगे, करेक्टर की बात करने लगे। फोकस ऑन द पर्सन ओवर रूल्स। तो यहाँ पर रूल वूल वाली बातें नहीं है, जैसे कहाँ होती थी डियोंटोलॉजी में। बहुत हो गई एक्शन की बातें यार, अब चलते हैं पर्सन की तरफ। Unlike deontology, which focus on duties, or utilitarianism, which focus on consequences, क्या रहा consequences, क्या रही duties, पर्सन पर फोकस करेंगे, उसकी पर्सनालिटी पर फोकस करेंगे, उसके करेक्टर पर फोकस करेंगे। वर्च्यू एथिक्स गिव ड्यू टू द पर्सन, तो वर्च्यू एथिक्स में तो पर्सन की बात है। बाय सेंटरिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ करेक्टर, तो पर्सन के करेक्टर की बात है। Critics felt that previous ethical frameworks like deontology and teleology
took the center stage away from the human being by focusing too much on the mechanics of an action. तो ये लोग किस पर फोकस कर रहे थे? एक्शन पे। बम गिरेगा तो कौन मरेगा? जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर जीत मिलेगी तो एथिकल है। ये सब बातें होने लगी थी। वर्च्यू एथिक्स में क्या है? कंटेक्स्ट स्पेसिफिसिटी होती है, मैंने आपको बताया। वाइल कांथियन एथिक्स इज एब्सोल्यूट, तो डियोंटोलॉजी तो एब्सोल्यूट है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव हमने देखा। नेवर लाई, मतलब लाई नहीं करना तो नहीं ही करना, कोई बैलेंस की बात है ही नहीं, कोई मिडिल पाथ है ही नहीं कांथियन एथिक्स में। वर्च्यू एथिक्स इज कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। अगर भाई जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है तो बोलेंगे, वो मेरे लिए एथिकल है। इट रिलाइज ऑन प्रैक्टिकल विजडम, तो प्रैक्टिकल विजडम मतलब जैसा देश वैसा वेश, ये वाली बात। तो जान बचाने के लिए झूठ बोलना है तो बोलूंगा। मीनिंग एन इंडिविजुअल मस्ट डिटरमाइन विच वर्च्यू अप्लाइज टू अ यूनिक सिचुएशन, तो ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ झूठ बोलना पड़ेगा, वो पहले डिटरमाइन करिए। इंटीग्रेशन ऑफ इमोशन एंड रीजन, तो यहाँ पर इमोशन भी है, रीजन भी है। देखिए रीजन कब है? वैसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सही बोलेंगे, ट्रुथ पर रिलाई करेंगे, लेकिन वहां पर अपना इमोशन ले आएंगे जब कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। झूठ बोलने से ही जान बच रही है तो फिर इमोशनली हमें एक्ट करना पड़ेगा और जान बचानी पड़ेगी। और जिंदगी भर में जितने भी जगह है वहां पर रीजन लगाइए, पूरे दिन सत्य बोलिए। मैनी एथिकल थ्योरीज सेपरेट इमोशन फ्रॉम रीजन, बहुत सारी थ्योरीज सेपरेट कर देती हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं टेलियोलॉजी की, वहां इमोशन की बात नहीं होती, वहां कंसिक्वेंसेस की बात है, रिजल्ट की बात है। सीधा सीधा दिख रहा है, जीत हुई तो एथिकल है, हार हुई तो अनएथिकल है, तो वहां इमोशन की बात है ही नहीं, बस रीजन की बात है। बट वर्च्यू एथिक्स अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट बोथ, यहाँ पर इंटीग्रेशन देखने को मिला। देखिए यहाँ पर लाई भी बोला लेकिन जान बचाई। For example, scholars like David Hume highlighted virtues such as benevolence, which require a synergy of reason and emotion. तो किसी की मदद करना, तो आप मदद कैसे करते हैं? आउट ऑफ कंपैशन या वहां कुछ दिमाग लगाते हैं? तो इमोशन के साथ रीजन लगेगा तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, दया भावना दिखा पाएंगे। क्यों? अगर आप इमोशनल नहीं होंगे तो दूसरे की जो नीड है वो समझ ही नहीं पाएंगे, और अगर आप रीजन नहीं लगाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या लिमिट है देने की, इसको कितना दिया जा सकता है। तो इमोशन और रीजन दोनों इंपॉर्टेंट है। बेनेवोलेंस को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। काइंडनेस और बेनेवोलेंस में जो डिफरेंस है उसको भी देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अगर आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं आता है तो वर्च्यूज जब हम मेंशन स्टडी करेंगे तब पता लगेगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन मोरल डायलेमास, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, थोड़ी मिडिल पाथ की बात हो जाती है। बिकॉज देयर आर नो एब्सोल्यूट रूल्स, तो कोई एब्सोल्यूट रूल्स तो है ही नहीं इसमें। फॉर एवरी सिचुएशन इट अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग, तो ये थोड़ी अच्छी सी बात है। तो डेविड ह्यूम किसकी बात कर रहे हैं? बेनेवोलेंस की, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब कुछ लिमिटेशंस देखते हैं, ऑब्जेक्शंस देखते हैं। कल्चर स्पेसिफिसिटी, व्हाट वन कल्चर कंसीडर अ वर्च्यू another may not, there is no universal list of virtues। पहली बात तो किसी ने वर्च्यू की लिस्ट नहीं बनाई, और सोसाइटी में एक वर्च्यू को लोग मानते हैं और कहीं वो वर्च्यू वाइस होती है, तो ये सोसाइटी स्पेसिफिक है। तो आप समझेंगे क्योंकि पर्सन फोकस्ड है और पर्सन पार्ट होता है किसका? एक सोसाइटी का, तो वर्च्यू एथिक्स सोसाइटी फोकस्ड भी हो जाती है। अब बात करें ट्रेडिशनल सोसाइटी की, अ वर्चुअस वुमन इज एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडिएंट एंड सबमिसिव, तो वहां पर वर्चुअस वुमन कैसी मानी जाती थी? ओबीडिएंट और सबमिसिव। इन मेनी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी virtues are assertiveness, equality, independence are equally valued for women। तो यहाँ पर वुमेन के लिए बात किसकी हो रही है? assertiveness की हो रही है, इक्वलिटी की हो रही है, इंडिपेंडेंस की हो रही है, वुमेन राइट्स की बात होने लगी है। तो आप देख रहे हैं कस्टमरी मोरालिटी से कुछ ना कुछ रिलेशन है इसका। कस्टमरी मोरालिटी, लेक ऑफ मोरल क्लैरिटी, बिकॉज देयर आर नो रिजिड रूल्स, इंडिविजुअल्स माइट लेक क्लियर गाइडेंस एंड देयर विजडम में अकेजनली मिसगाइड देम। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सलिज्म की बात तो है नहीं, तो सब्जेक्टिव एक्शंस होंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को नहीं मिलेगा? ऑब्जेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंटेक्स्ट बदल जाएगा तो सॉल्यूशंस बदल जाएंगे। जैसे एक केस स्टडी आप यूएसए में लगा रहे हैं, सिमिलर केस स्टडी अगर इंडिया में है और आप ये दोनों जगह सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपके सॉल्यूशन सब्जेक्टिव होंगे, मींस डिफरेंट होंगे, क्योंकि यूएसए की सोसाइटी दूसरी है, इंडिया की सोसाइटी दूसरी है, तो सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे। इसलिए सब्जेक्टिविटी बहुत है इसमें, वर्च्यू एथिक्स में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिविटी कहाँ देखने को मिलती है? ऑब्जेक्टिविटी दिख जाएगी आपको कांतियन डियोंटोलॉजी में, साफ साफ कह दिया है यूनिवर्सलिज्म है। और कहाँ दिख जाएगी? टेलियोलॉजी में। अंत भला तो सब भला, डायरेक्ट ही कह दिया। तो ये बातें हैं ऑब्जेक्टिविटी की।
ये मिस दिखेंगी कहाँ पे? वर्च्यू एथिक्स में। वर्च्यू एथिक्स में क्या दिखेगी? सब्जेक्टिविटी। ये मैंने आपको बताया। अनलाइक डियोंटोलॉजी विच से फॉलो द रूल, तो डियोंटोलॉजी में तो कुछ ना कुछ बता दिया जाता है, रूल फॉलो करना। चलो ये तो एंकर मिल गया, रूल का तो एंकर मिला, इससे तो टिक कर रहना है। यूटिलिटेरियनिज्म विच से चूज द एक्शन विद द बेस्ट कंसिक्वेंसेस, और यूटिलिटेरियनिज्म में कंसिक्वेंस का एंकर मिल गया, चलो इस पर तो टिके रह सकते हैं। वर्च्यू एथिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्च्यू एथिक्स लाइज ऑन अ पर्सन प्रैक्टिकल विजडम, ये तो उसकी सोच पर छोड़ दिया जाता है, ये क्या सोच रहा है, जैसा मैन ऑफ वर्च्यू करेगा वैसा करेगा अपनी विजडम के आधार पर। विजडम को प्रोनेसिस भी कहते हैं, टू डिसाइड द राइट कोर्स ऑफ एक्शन, तो वो पर्सन पर छोड़ दिया गया, कोई ऐसा नियम नहीं बताया गया रूल का या कंसिक्वेंसेस का इन वर्च्यू एथिक्स। तो ये लिमिटेशन कही है इस वर्च्यू एथिक्स की। अब पीवाईक्यू पढ़ते हैं 2021। आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट, जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स 2021। देखिए यहाँ पर एथिकल ट्रेट्स लिखा, डायरेक्ट वर्च्यूज नहीं लिखा। आल्दो आपको वर्च्यूज मेंशन करनी है सिविल सर्वेंट के लिए और उसकी परफॉर्मेंस से एसोसिएटेड होनी चाहिए, और आपको उसको बताना है आपने क्यों वहां पर उसको इंक्लूड किया। तो मीन्स आपको 5 वैल्यूज लिख देनी है और उन वैल्यूज की डेफिनेशन आपको पता हो, तभी आप जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत सारी वर्च्यूज को पढ़ना और उनको समझना और उनमें कंपेरिजन करना। कंपेरिजन ये नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। एक टॉपिक है पब्लिक सर्विस वैल्यूज और पब्लिक सर्विस वर्च्यूज, तो वो भी यहीं पर कवर हो जाएंगे। ट्रेड्स क्वालिटीज एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सी रिकॉर्ड क्वालिटी चाहिए सिविल सर्वेंट्स में? ये सब चाहिए, बेनेवलेंस, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन, विजडम, टॉलरेंस और बहुत सारी, देखिए लिस्ट। और इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन और भी चैप्टर जो आएंगे उसमें बहुत सारी वर्च्यूज आती रहेंगी, तो आप एक लिस्ट बाद में एक साथ बना लीजिएगा वर्च्यूज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे बेनेवलेंस से और एक एक वर्च्यू को रीड करेंगे और समझेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इस पर अप्लाई करेंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग।